हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ रहे थे। उसके आगे पढ़ेंगे। ये क्लास नंबर 8 है। इसके पहले हमने लघु उत्तरीय क्वेश्चन प्रश्न संख्या 39 तक पढ़ लिया था। आज 40 से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, भारत में डचों का आगमन कब हुआ था? उत्तर, पुर्तगालियों को मिले व्यापारिक लाभ से प्रोत्साहित होकर हॉलैंड निवासी, जिन्हें डच कहा जाता है, उनका पहला व्यापारिक बेड़ा मलाया द्वीप समूह में आया। केप ऑफ गुड होते हुए भारत में 1596 ईस्वी में आने वाला कार्नेलिस डे हस्तामान प्रथम डच नागरिक था। 1602 ईस्वी में भारत में डचों ने मलक्का पर अधिकार कर लिया। डचों ने भारत में मुसलीपट्टनम, कालीकट, सूरत, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, भटौज, क्रैम्बे, अहमदाबाद, कोचीन, पटना, बालासोर, भागर, तमिलनाडु आदि व्यापारिक कैंप स्थापित किए। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों के आगमन से हुआ। अंग्रेजों तथा डचों के मध्य वेदरा के युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 41 है, इलाहाबाद की संधि कब हुई? उत्तर, बक्सर युद्ध के बाद दोनों पक्षों के मध्य 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित हैं। अ, अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों को 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया था। ब, कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले मुगल बादशाह को दे दिए गए। स, नवाब ने चुनार अंग्रेजों को दे दिया। प्रश्न संख्या 42, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या क्या किया? उत्तर, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के कई प्रयास किए। अकबर एक चतुर सम्राट था। वह जानता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना न तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता है और न ही साम्राज्य पर अपना अधिकार बनाए रख सकता है। इसके लिए उसने अनेक हिंदुओं को मनसबदार बनाया। इनमें अधिकांश राजपूत राजा थे, जिनसे अकबर ने वैवाहिक संबंध एवं व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए। राजपूतों के लिए उसने अपनी अलग से नीति निर्धारित की। उसने राजपूत राजाओं से दोस्ती कर श्रेष्ठ तथा स्वामी भक्त राजपूतों को अपनी सेवा में लिया, जिससे मुगल साम्राज्य काफी दिन तक जीवित रहा। अकबर ने भगवान दास, राजा मान सिंह, बीरबल एवं टोडरमल जैसे राजपूत राजाओं को उच्च मनसब प्रदान किए। अकबर ने आमेर, बीकानेर, जैसलमेर की राजकन्याओं से विवाह किए। इस तरह अकबर का एक अस्थायी और शक्तिशाली विस्तृत साम्राज्य की कल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिन राजपूतों ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, उनके विरुद्ध उसने युद्ध किए। कई राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु मेवाड़ के राणा प्रताप ने सर झुकाने से इनकार कर दिया और जल्दी ही अकबर की सेना और राणा का सामना सन 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के मैदान में हुआ। अकबर में धार्मिक कट्टरता का अभाव था। वह अन्य धर्मों के प्रति उदार था। उसने सर्वमान्य धर्म दीन-ए इलाही की स्थापना की। उसने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाया, जहां वह सभी धर्मों के लोगों के साथ धार्मिक चर्चा करता था। सन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 43, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए। उत्तर, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण औरंगजेब की धार्मिक नीति। उसका पहला कारण है औरंगजेब की धार्मिक नीति। इसमें क्या है देखते हैं। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, हिंदुओं को वलात मुसलमान बनाने का प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू उसके विरुद्ध हो गए। उसके शासनकाल में बुंदेलों, सिखों, जाटों, मराठों, राजपूतों ने विद्रोह किए और मुगल साम्राज्य को अपार क्षति पहुंचाई। दूसरा है औरंगजेब की दक्षिण नीति।
औरंगजेब ने अपने जीवन काल में लगभग 50 वर्ष तक शासन किया। उसने अपने शासन के 25 वर्ष दक्षिण में ही व्यतीत किए। दक्षिण में हुए विद्रोह के दमन में अपार धनराशि व्यय हुई। दक्षिण में लगातार रहने के कारण वह उत्तर भारत की ओर ध्यान न दे सका। ये भी एक प्रमुख कारण था। प्रश्न संख्या 44, नूरजहां, मकबरा तथा कोहिनूर शब्दावलियों के साथ अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, नूरजहां। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। वह बहुत सुंदर थी। जहांगीर ने उसकी सुंदरता के कारण उसे यह उपाधि दी थी। मकबरा, बादशाहों की कब्र के ऊपर बना स्मारक मकबरा कहलाता है। तीसरा है कोहिनूर, मयूर सिंहासन में जड़ा हुआ बहुमूल्य हीरा को कोहिनूर बोलते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, महाद्वीप किसे कहते हैं? सभी महाद्वीपों के नाम लिखिए। उत्तर, महाद्वीप। पृथ्वी की संरचना से पूर्व 200 करोड़ वर्ष पृथ्वी एक महाद्वीप जैसा, जिसे पिंजिया कहा जाता था। पृथ्वी के अंदर की प्लेट के खिसकाव से धरातल के ऊंचे उठे हुए भाग नए महाद्वीप कहलाए। आज 7 महाद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, 5वां है अफ्रीका, 6वां ऑस्ट्रेलिया, 7वां अंटार्कटिका महाद्वीप। ये 7 महाद्वीप हैं। प्रश्न संख्या 46, एशिया महाद्वीप का विस्तार, स्थिति तथा जलवायु का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। उत्तर, एशिया महाद्वीप 7 महाद्वीपों में सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीप है। संसार का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप में आता है। इस महाद्वीप में 49 देश हैं। सबसे छोटे देश मालदीव तथा सिंगापुर तथा सबसे बड़ा देश रूस है। भारत भी एशिया महाद्वीप में ही आता है। अब स्थिति एवं इसका विस्तार देखते हैं। लोकेशन एंड एक्सटेंशन, एशिया महाद्वीप 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 130 डिग्री पश्चिम देशांतर तक फैला हुआ है। यह उत्तर दक्षिण दिशा में 8,560 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम दिशा में 9,600 किलोमीटर तक स्थित है। इसके पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूराल पर्वत श्रृंखला और कैस्पियन सागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर एवं दक्षिण में हिंद महासागर है। तो इसकी जलवायु देखते हैं। सागर से अधिक दूर होने के कारण यहाँ की जलवायु में विभिन्नता है। यहाँ का अधिकांश भाग मानसूनी पवनों से प्रभावित रहता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण जून जुलाई महीने में अधिकांश गर्मी तथा दिसंबर जनवरी के महीने में अधिक सर्दी पड़ती है। गर्मियों में हवाएं जल से थल की ओर चलती हैं। प्रश्न संख्या 47, भारत में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों का वर्णन करें। उत्तर, खनिज पदार्थों को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज, तीसरा खनिज ईंधन। तो पहले में देखते हैं पहला धात्विक खनिज क्या है। धात्विक खनिज जैसे लौह, तांबा, टीन, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना आदि धात्विक खनिजों को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है लौह धात्विक खनिज, दूसरा अलौह धात्विक खनिज। पहला देखते हैं लौह धात्विक खनिज। जैसे लौह, मैग्नीज, कोबाल्ट आदि, इसको लौह धात्विक खनिज बोलते हैं। और अलौह धात्विक खनिज क्या है? जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी आदि, ये अलौह धात्विक खनिज है। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, अधात्विक खनिज। नॉन मेटालिक मिनरल्स जैसे गंधक, जिप्सम, एस्बेस्टस आदि। खनिज ईंधन क्या है? जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस व अणु आदि, इसको खनिज ईंधन कहते हैं। प्रश्न संख्या 48, लोहा कितने प्रकार का होता है? हमारे जीवन में धातुओं का उपयोग बताइए। उत्तर, लौह धातु में अन्य पदार्थों के मिले होने से इसे लौह अयस्क कहा जाता है। लौह धातु को इसकी मजबूती के आधार पर मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट
4 प्रकार के होते हैं। इसका उपयोग क्या क्या है? लौह धातु का विभिन्न कार्यों में प्रयोग होता है। इसी प्रकार अन्य धातुएं जैसे तांबा, टीन, पतला सीसा, चांदी, सोना, मैग्नीज, कोबाल्ट, सीसा आदि का औद्योगिक तथा सामान्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 49। विश्व में प्राकृतिक शक्ति के प्रमुख संसाधन कौन कौन से हैं? उत्तर, विश्व में प्राकृतिक शक्ति के 3 प्रमुख साधन हैं। पहला कोयला, दूसरा खनिज तेल जिसको पेट्रोलियम भी बोलते हैं, तीसरा जल शक्ति हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। पहला आप देखते हैं, पहले के बारे में पढ़ते हैं। कोयला क्या है? शक्ति के साधनों में कोयले का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन वन प्रदेशों की वनस्पति धीरे धीरे पृथ्वी के भीतर भाग में दब जाने और वहां की गर्मी से झुलस कर ठोस हो जाने से कोयला बनी है। कोयला कार्बनी एवं टर्सरी युगों में बना है। कोयला ईंधन तथा रासायनिक पदार्थों का स्रोत है। कार्बन की मात्रा तथा ज्वलनशील तत्वों के आधार पर एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट नामक 4 प्रकार की कोयले की किस्में होती हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या नहीं, इसका पॉइंट 2 है, खनिज तेल क्या है? पेट्रोलियम को पढ़ते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ जलज चट्टानों में पाया जाता है जो वनों एवं सामुद्रिक जीव जंतुओं के दब जाने से बना है। तेल प्रायः नमकीन जल और गैसों के साथ मिल जाता है। पेट्रोलियम का उपयोग परिवहन के साधनों के संचालन में किया जाता है। इसके अतिरिक्त रासायनिक पदार्थ, कृत्रिम रबड़, विस्फोटक पदार्थ, सुगंधित द्रव्य, नायलॉन, प्लास्टिक आदि के निर्माण में भी पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पढ़ते हैं, जल विद्युत शक्ति। शक्ति के साधनों में जल विद्युत का प्रमुख स्थान है। बहते हुए जल को ऊंचाई से नीचे गिराकर टरबाइन इंजनों से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न संख्या 50। विश्व में प्रमुख रेल मार्ग कौन कौन से हैं? उत्तर, विश्व के प्रमुख रेल मार्गों में निम्नलिखित का नाम उल्लेखनीय है। पहला है उत्तरी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह यूएसए के सिएटल नगर में से न्यूयॉर्क तक जाता है। दूसरा, मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह यूएसए के सैन फ्रांसिस्को नगर से न्यूयॉर्क तक जाता है। तीसरा, दक्षिणी ट्रांस महाद्वीप रेल मार्ग। यह यूएसए के लॉस एंजिल्स से न्यूयॉर्क तक न्यूओरलियंस तक जाता है। चौथा है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। यह कनाडा के हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। वैंकूवर द्वीप है एक। प्रश्न संख्या 5। कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग। यह कनाडा के सेंट जॉन नगर से वैंकूवर तक जाता है। छठवां है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। पूर्व सोवियत संघ के लेनिनग्राड नगर से मॉस्को होता हुआ व्लादिवोस्तोक तक जाता है। सातवां है, ये ट्रांस साइबेरियन मार्ग पूछता है, ये सुपर टेट में भी पूछेगा और यूपी टेट में भी पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो उसका उत्तर होगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। प्रश्न संख्या 7 है, इसका पॉइंट नंबर 7 है ट्रांस काकेशियन रेल मार्ग। यह पूर्व सोवियत संघ के बाटूम से फरगाना व कुस्क तक जाता है। 8वां है केप काहिरा रेल मार्ग। यह अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाता है। 9वां है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। यह यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुनतुनिया नगर तक जाता है। 10वां ट्रांस एडियन रेल मार्ग। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है और चिली के वालपैरेजो से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक नगर तक जाता है। 11वां है ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस
कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है और पर्थ नगर से सिडनी नगर तक जाता है। ये रहे विश्व के कुछ महत्वपूर्ण रेल मार्ग। प्रश्न संख्या 51 दिया है। संचार का अर्थ स्पष्ट करते हुए संचार के विभिन्न साधनों की उपयोगिता बताइए, अथवा किन्हीं दो संचार साधनों के नाम लिखिए और उनकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। यह 2019 में पूछा हुआ है। इसका उत्तर देखते हैं। संचार का अर्थ। संचार से तात्पर्य शब्दों, पत्रों, सूचनाओं या संदेशों द्वारा विचारों एवं समितियों के विनिमय से होता है। संचार एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। संचार में सभी चीज़ें शामिल हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति से मस्तिष्क में डालता है। संचार का अर्थ पुल है। इसके अंतर्गत कहने, सुनने और समझने की व्यवस्थित तथा निरंतर प्रक्रिया सम्मिलित होती है। संचार द्विमार्गी प्रक्रिया है। संचार के साधनों की उपयोगिता। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त विभिन्न साधन लाभदायक है। पहला इसमें इंटरनेट सुविधा के माध्यम से आप प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक समय में यह सूचना प्राप्ति का मुख्य साधन बन गया है। वर्तमान समय में प्रत्येक विद्यालय, शिक्षा कक्ष या प्रत्येक ऐसा संस्थान जहां शिक्षा प्राप्ति से संबंधित क्रियाकलाप किया जा रहा है में इसकी अनुपस्थिति अनिवार्य हो गई। प्रत्येक प्रशिक्षक अपने शिक्षण कार्य में इस सुविधा का प्रयोग कर रहा है। कभी कभी छात्रों को नवीनतम सूचनाओं में से संबंधित गृह कार्य दिया जाता है, जिसे पूरा करने के लिए छात्र इंटरनेट की सहायता लेते हैं। इंटरनेट से आप सूचनाओं को खोजकर उन्हें पढ़ सकते हैं। यदि आप चाहें तो उसे सुरक्षित सेव भी कर सकते हैं, जिससे पुनः आवश्यकता पड़ने पर उसे तुरंत प्राप्त किया जा सके। दूसरा है वीडियो डिस्क। वीडियो डिस्क सुविधा द्वारा छात्र अध्ययन से संबंधित पाठ्य सामग्री को इस वीडियो डिस्क में संग्रहित कर लेते हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर एक छात्र द्वारा दूसरे छात्र को अध्ययन हेतु दी जा सके। वर्तमान समय में शिक्षक भी इस सुविधा का प्रयोग कर रहे हैं। तीसरा है कंप्यूटर। शिक्षण अनुदेशन की प्रक्रिया को कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा बिल्कुल परिवर्तित कर दिया गया है। आज प्रदेश के प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में से लेकर इंस्टीट्यूशन, नवोदय विद्यालय, यहाँ तक कि प्रत्येक प्राइवेट विद्यालयों की कक्षाओं में इनका प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर को शिक्षण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंश माना जाने लगा है। दूरदर्शन, टेलीविज़न। हमारे देश में टेलीविज़न परिदृश्य में हुए परिवर्तन हो रहे हैं। वर्तमान में प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के यूजीसी के शैक्षणिक कार्यक्रमों का दूरदर्शन प्रसारण कर रहा है। दूरदर्शन तथा अन्य संगठन जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद NCERT शिक्षा विभाग दूरदर्शन को एक शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। टेलीविज़न का शैक्षणिक कार्यक्रम एक जन सेवा के रूप में अपनी स्थापना से लेकर आधुनिक समय में व्यापक रूप ले चुका है। लोग अपनी रुचि के अनुसार कार्यक्रम देखते हैं। दूरदर्शन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार के शैक्षणिक तथा विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक चेतना जागृत करने वाले कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित होते रहते हैं। पांचवा है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक क्षेत्रों से कई व्यक्ति किसी समस्या एवं विषय पर एक दूसरे से संचार के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस तकनीकों में टेलीविज़न, रेडियो, उपग्रह, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, वीडियो, टेक्स्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। छठवां है रेडियो। आधुनिक संचार के समस्त माध्यमों में रेडियो सर्वसुलभ माध्यम है। सन 1962 ईस्वी में भारत में एक नियमित प्रसारण सेवा के लिए भारत सरकार तथा एक निजी संस्था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के मध्य एक समझौता हुआ। इसके अंतर्गत रेडियो लाइसेंस बनवाना आवश्यक कर दिया तथा लाइसेंस शुल्क के रूप में 60%
सरकार को तथा 40% ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को मिलना निश्चित हुआ। उसी समय मुंबई केंद्र का उद्घाटन 23 जुलाई सन 1927 तथा कोलकाता केंद्र का उद्घाटन 26 अगस्त सन 1927 को हुआ। 7वां है विभिन्न उपग्रह। आधुनिक समय में उपग्रह का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में विस्तृत रूप से हो रहा है। उपग्रह के प्रयोग से इंटरनेट, दूरदर्शन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा टेली कॉन्फ्रेंसिंग जैसी कई सुविधाओं का विकास हुआ है। प्रारंभ में इन सभी व्यवस्थाओं का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में कम होता था, परंतु वर्तमान समय में इनका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से होने लगा है। शैक्षिक दूरदर्शन पर कई प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। ज्ञान दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विषय, गणित, विज्ञान तथा पर्यावरण आदि विषयों को सरल तथा प्रभावी ढंग से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा टेली कॉन्फ्रेंसिंग उपग्रहों की ही देन है। इनसे कई प्रकार के शैक्षिक विषयों तथा विचारों का आदान प्रदान संभव होता है। इसमें विद्यार्थी अपनी जिज्ञासा को विषय विशेषज्ञों से प्रश्न करके शांत कर सकता है। उपग्रह के माध्यम से ही छात्र अनेक शिक्षा शास्त्रियों के विचारों को घर बैठकर ही सुन सकता है। संचार साधनों का शिक्षा से बड़े स्तर पर उपयोग का श्रेय उपग्रह को ही जाता है, क्योंकि रेडियो, इंटरनेट, टेलीफोन, दूरदर्शन आदि में उपग्रह का प्रयोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य होता है। उपग्रह व्यवस्था ने छात्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में भी उपग्रहों का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। वर्तमान समय में विश्व के किसी भी स्थान पर बैठकर इंटरनेट के द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री को प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 52 है, प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां बताइए। इसका उत्तर है प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। पहला है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है। दूसरा, प्रधानमंत्री लोकसभा भंग करने का भी परामर्श राष्ट्रपति को दे सकता है। तीसरा, प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। चौथा, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है और वही मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता एवं उनका संचालन भी करता है। पांचवा, प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों का निर्धारण करता है। छठवां, प्रधानमंत्री राष्ट्र के विकास की योजनाओं का निर्माण करता है। अतः प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग नहीं, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। 2015 से इसका नाम नीति आयोग हो गया है। प्रश्न संख्या 7, पॉइंट नंबर 7, प्रधानमंत्री विदेशी नीति का निर्माता होता है। वह विदेशों से संधियां तथा समझौते करने के लिए विदेशों की यात्रा भी करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल दोनों के मध्य संपर्क सूत्र की प्रमुख कड़ी है। 9वां, प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों का संयोजन तथा समन्वय करता है तथा पारस्परिक मतभेदों को समाप्त करता है। 10वां, प्रधानमंत्री अपने दल का अध्यक्ष भी होता है। इस कारण वह दल के संबंध में अनेक मतभेदों को समाप्त करता है। प्रश्न संख्या 53, मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर बताइए। मंत्रिपरिषद के प्रमुख कार्य बताइए। उत्तर, मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद का आकार मंत्रिमंडल की अपेक्षा विस्तृत होता है। इसमें कौन कौन होता है मंत्रिपरिषद में और मंत्रिमंडल में? तो मंत्रिपरिषद का देखिए, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री प्लस राज्य मंत्री प्लस उप मंत्री, ये सब मिलके मंत्रिपरिषद बनाते हैं। और ये प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये दोनों मिलके मंत्रिमंडल बनाते हैं। मंत्रिपरिषद के कार्य अब देखते हैं। मंत्रिपरिषद विभिन्न विभागों के माध्यम से देश का शासन संचालित करता है। दूसरा, वार्षिक बजट तैयार करना, इसे सदन में प्रस्तुत करना तथा संसद से पारित करवाना। तीसरा, मंत्रिपरिषद के विभिन्न सदस्य विधेयक तैयार करते हैं, संसद में प्रस्तावित करते हैं तथा संसद में पारित करवाते हैं। विदेशों में समझौते, युद्ध संधि तथा व्यापारिक संबंध स्थापित करने का कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। 54,
प्रश्न संख्या 54, लोक अदालत क्या है? लोक अदालत का कार्य बताइए। उत्तर, लोक अदालत ऐसी अदालत जिसमें वादी प्रतिवादी अपना वकील नहीं करते, न्याय अविलंब एवं निःशुल्क मिलता है, उन्हें लोक अदालत कहा जाता है। इसमें न्याय प्रक्रिया को द्रुतगामी, कम खर्चीला और सरल बनाने का मुख्य उद्देश्य रखा जाता है। लोक अदालत का उद्देश्य न्याय दिलाने में होने वाले विलंब को दूर करना है। लोक अदालत के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें नहीं की जा सकती हैं। लोक अदालत का कार्य, पहला है शीघ्र एवं निःशुल्क न्याय प्रदान करना। दूसरा, आपसी समझौतों के आधार पर मुकदमों का निपटारा करना। प्रश्न संख्या 55 है। 55 अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी बीटीसी कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।